गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कैटलीन नोवाक को किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? फिनलैंड, स्पेन, हंगरी या यूक्रेन? कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। देखिए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप यूपीपीएससी पीसीएस के पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और वह 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 83वां। देखिए हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ, तो सी वाला विकल्प सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? स्वदेशी ड्रोन विकास से, पर्यटन परिपथों का विकास, कृषि विकास या कौशल विकास? कौशल विकास से संबंधित है, ये है इसका आंसर। देखिए हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित समूहों, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने हेतु पीएम दक्ष यानी प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही पोर्टल जो है और मोबाइल दक्ष एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की शुरुआत की गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा है ये राज्य? यह है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत का पहला है डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है और इसका गठन एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा किया गया है। एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स। परम गंगा, क्वेश्चन नंबर 5, परम गंगा सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। परम गंगा यह उत्तराखंड के रुड़की के आईआईटी रुड़की में। देखिए परम गंगा जो है एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है और परम गंगा के निर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण और संयोजन भारत में सीडैक द्वारा विकसित एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार? उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया और सर्वश्रेष्ठ राज्य में राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो अभी 2-3 साल पुराना ही है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे। बाल्टिक देशों में शामिल है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे इसमें शामिल नहीं है।
देखिए बाल्टिक देशों में जो है यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल है। नॉर्वे इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? किसको चुना गया है 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी? पेरिस नहीं है, अक्रा नहीं है, तिबिलिसी नहीं है, इसका आंसर है ग्वाडलाजारा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैक्सिकन शहर है ग्वाडलाजारा, इसको वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? नील्स हेनरिक, करहेन केसुकुल्ला उल्हनवेक, जॉन पियरे सेरे या डेनिस पार्नेल सुलिवन? एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं डेनिस पर्नेल सुलिवन, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए डेनिस पर्नेल सुलिवन को टोपोलॉजी और इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया है। और एबल पुरस्कार की अगर शुरुआत पूछ ले तो कब हुई थी? 2002 में हुई थी, 10 साल पहले। 10वां प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है इनमें से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए हाल ही में वर्ष 2022 के शांति के नोबेल पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस वालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया। ठीक है, तो अगर इनका नाम आता तब भी सही था आंसर, और संगठन का आया है तो ए करेक्ट है। अब बात करेंगे इनकी एलेस वालियात्स्की की। तो एलेस वालियात्स्की 1980 के दशक के मध्य बेलारूस के लोकतंत्र आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 ये है राष्ट्रीय महिला आयोग का। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण जो है 4.0 शुरू किया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। और देश भर में डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत हुई थी। और इस कार्यक्रम का तीसरा जो चरण है वो मार्च 2021 में लद्दाख के लेह में शुरू किया गया था, आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सूरज भान को। देखिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? नीति आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर एग्जाम में इस तरह का बनता है तो। ठीक है, लेकिन जो सदस्य होते हैं पूर्णकालिक होते हैं। तो चौथा पूर्णकालिक सदस्य जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है अरविंद विरमानी को, डॉक्टर अरविंद विरमानी। बाकी तीन कौन कौन से हैं? बाकी जो तीन है वो हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. सारस्वत और डॉक्टर वी.के. पॉल। तो तीन ये हो गए, एक ये हो गए, ठीक है, और दोनों हो गए चार होते हैं ना। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है, वह गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। और अरविंद विरमानी ने वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया।
बाकी वर्तमान में नीति आयोग के 3 अन्य सदस्य की बात करें तो जो ऑप्शंस में थे डॉक्टर बी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर बी.के. पॉल। ठीक है, और चौथे हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सवाल हिस्ट्री से आ गया है। निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा पारसी में अनुवाद किया गया? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर? इसका उत्तर है अकबर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, योग वशिष्ठ का 1597 ईस्वी में तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन से 3 सहयोगी अनुवादकों की टीम द्वारा पारसी में अनुवाद किया गया था, जिसमें मुस्लिम दरबार के विद्वान थे निजामुद्दीन पानीपती और हिंदू पंडित थे जगन्नाथ मिश्र बनारसी और पठान मिश्रा जाजीपुरी। ठीक है, तो अकबर करेक्ट है और निजामुद्दीन पानीपती का नाम याद रखिए। तो विकल्प डी है ना आंसर, डी में है अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक अंतर संचालित परिवहन कार्ड है? ये कार्ड है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक अंतर संचालित परिवहन कार्ड है और यह कार्ड देश भर में लोगों को मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्कों का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर। हाल ही में नाड प्रभु केम पेगोडा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण निम्नलिखित में से किस संस्थान पर किया गया है? ठीक है, कर्नाटक के बेंगलोर में केम पेगोडा, नाड प्रभु केम पेगोडा। तो इसका आंसर तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, बेंगलुरु होना चाहिए। कहाँ करें बेंगलुरु? चलिए यहाँ कर देते हैं। ठीक है, बेंगलोर। ठीक है, डी करेक्ट है, बेंगलुरु। अमरावती नहीं, बेंगलोर होगा वहाँ पे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेंगलुरु में श्रीनाड प्रभु केम पेगोडा की 108 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा इसका अनावरण किया गया और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलोर में। और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नाड प्रभु को बेंगलुरु शहर की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम बनजी सुतार ने इस प्रतिमा को डिजाइन किया है। तो डी है आंसर इसका। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम पेगोडा, नाड प्रभु केम पेगोडा की कांस्य की प्रतिमा है 108 मीटर ऊंची। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहां पर 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया? 7वां भारत जल सप्ताह का उद्घाटन हुआ है ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के। बी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया, यानी 7वां भारत जल सप्ताह। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय यूनियन ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ये सवाल है जनरल साइंस का या एनवायरमेंट इकोलॉजी कह लो इसको। निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको, बस प्रश्न पूछने के तरीके बदलते हैं। आपको बताना है कि वातावरण में उपरोक्त में से किसकी या किन की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होती है ये। ठीक है, 2 और 4 वाला ऑप्शन कहीं तो होगा, बाकी को हटा दीजिए, बी है इसका आंसर।
देखिए, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद है जो वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, शक्ति संयंत्र, भट्टियां और मोटर इंजनों में डीजल और पेट्रोल के दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब अम्ल वर्षा की बात करें तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन और फ्लोरीन गैसों की वृद्धि वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करके वर्षा जल को अम्लीय बना देती है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 19 पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2023 में यंग प्रोफेशनल्स योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? किस देश के साथ मिलकर? चीन के साथ तो कहीं करेगा, ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने वर्ष 2023 में यंग प्रोफेशनल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन जो है 18 से 30 वर्ष आयु के 3000 डिग्री धारक भारतीयों को 2 साल तक काम करने का अवसर प्रदान करेगा और यह योजना वर्ष 2023 के प्रारंभ में शुरू होगी, जिसमें ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत में इसी तरह की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लक्षद्वीप। डोनी पोलो हवाई अड्डा, इसके नाम से लग रहा है इसका आंसर लद्दाख, अरुणाचल होना चाहिए। बाकी में तो है ही अरुणाचल में ही है। ठीक है, अरुणाचल ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जब कोविड चल रहा था तब इसका शिलान्यास रखा था और अब उद्घाटन कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया और साथ ही 600 मेगावाट कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस हवाई अड्डे का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं फरवरी 2019 में किया था। ठीक है, और इस दौरान कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद इस हवाई अड्डे का काम जो है बहुत कम समय में पूरा कर लिया गया है। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। तो 20 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, 1-2 प्रश्न इसमें स्टैटिक जीएस के थे। इन सभी की प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है। शुरू के टेस्ट भी प्रैक्टिस करते रहिए और बाद वाले भी। बाकी इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, एक पीडीएफ में 100 प्रश्न होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है।